नमस्कार। एक बार पुनः विरासत एकेडमी के मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डीएवी पीजी कॉलेज में अर्थशास्त्र का विभागाध्यक्ष हूँ और इन दिनों एक अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है आप सभी से ऐसे विषयों पर कुछ बातचीत करने के लिए जिसमें कि पूरी दुनिया के ज्ञान का जो भंडार है उसमें से कुछ मोती चुना जाए, दुनिया को जानने की कोशिश की जाए, भारत को जानने की कोशिश की जाए, भारत के विभिन्न प्रांतों को जानने की कोशिश की जाए, विविधता में एकता को समझने की कोशिश की जाए और सबसे बड़ी बात भारत के अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के बारे में जानने की कोशिश की जाए। साथियों, इस मंच का ये विरासत मंच है। इस मंच का ये उद्देश्य भी है कि जो भारत का विरासत है उसको अर्थशास्त्र में कैसे पिरोया जाए, अर्थव्यवस्था का अंग कैसे बनाया जाए। इसीलिए मैं अनूप मिश्रा आपके समक्ष कुछ दिन पूर्व नई शिक्षा नीति पर आपसे रूबरू हुआ था। आज मैंने सोचा दुनिया भर के लिए एक आश्चर्यचकित और अपने आप में अनोखा जो एक इवेंट होने जा रहा है, महाकुंभ, जो प्रयागराज में अब जनवरी 2025 से लगेगा, लगभग 1.5 से 2 महीने तक का एक बहुत बड़ा आयोजन है। और इसीलिए मैंने आज आपसे सोचा कि इस पर बात करूं। द इकोनॉमिक्स ऑफ महाकुंभ, एक कंप्रहेंसिव एनालिसिस, यानी महाकुंभ के आर्थिक पक्ष को उजागर करने के लिए भारत के सांस्कृतिक पक्ष को उजागर करके आपसे कुछ बात किया जाए। जी हाँ साथियों, आपको मालूम है अमृत काल है और 2047 में हमको विकसित भारत बनना है। अमृत काल में भारत की विरासत क्या है, ये दुनिया में भारत अलग कैसे पहचान बनाएगा, इसके लिए सबसे प्रमुख जो इस समय इवेंट होने जा रहा है वो महाकुंभ है। तो इसलिए आज हम आपके सामने महाकुंभ के बारे में बताने से पहले कुछ चीज़ों से एक सांस्कृतिक झलक आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। साथियों, हमारे महाकवि गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी कहा था कि नदियां और हवाएं हमेशा सबसे अच्छे योद्धाओं का अनुसरण करती हैं। बहुत बड़ी बात कही थी। यानी अगर इस लाइन को अगर हम जोड़ें, इस डॉट्स को जोड़ें, तो भारत का भविष्य क्या है। एक तो विकसित भारत है ही है, लेकिन विकसित भारत ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भारत का होना चाहिए। क्या भारतीय नेतृत्व इस बहती हुई धाराओं में जो दुनिया में चल रहा है, आप जानते हैं कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है, दुनिया में रिसेशन है, दुनिया अलग धुन में चल रही है, लेकिन भारत को महाकुंभ के जरिए कुछ अलग दिखाना है। तो इन हवाओं का लाभ हम कैसे उठा सकें। दोस्तों, विगत 50 वर्षों में हमने बहुत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का नेतृत्व तो किया ही है। आपको याद दिला दें, 70 के दशक में 9.1% का औसत वार्षिक वृद्धि हमने दिखाई थी और 2010 में वो 7.3% तक वृद्धि हुई। लेकिन आज वर्तमान में 2024 का समापन होने जा रहा है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और हमारा लक्ष्य है 47 से 50 के बीच में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो महाकुंभ का रेलिवेंस क्या है इसमें, इसको समझने के लिए राष्ट्र का अस्तित्व क्या है, इसको समझना हमारे जितने सारे हमारे दर्शक देख रहे हैं, देखेंगे, दुनिया में लोग देखेंगे, उसको समझना जरूरी है कि भारत का महत्व क्या है। भारत राष्ट्र किस रूप में है। राष्ट्र का अस्तित्व समाज से है और सामान्य नागरिक राष्ट्र का केंद्र बिंदु है। दोस्तों, भारतीय इतिहास में राष्ट्र का समाज और संस्कृति का यथार्थ हमेशा बना रहा है और इसीलिए इस राष्ट्रवाद को समाज से जोड़ने के लिए जो उदय हुआ है उसमें महाकुंभ एक बहुत बड़ा एक हमारे सामने आयोजन होने जा रहा है। क्योंकि विश्व में
या विश्व के इतिहास में कहिए तो हमारा सर्वाधिक प्राचीन समाज भारत का ही है। और हम जिस बनारस की धरती से खड़े होकर आपसे चर्चा कर रहे हैं, बनारस को तो कहा जाता है विश्व की प्राचीनतम जीवित शहर, द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड। उस शहर से जो भारत में है और दुनिया की सभ्यताओं का मातृत्व शक्ति के रूप में भारत उभरता है, वो आज कुंभ को आयोजित करने जा रहा है 2025 में। प्रागैतिहासिक काल से अगर देखा जाए तो भारत हमेशा विकसित होकर अपने उत्कर्ष में रहा है। ऐसा नहीं कि हम आज ही विकसित होने जा रहे हैं, हम पहले भी विकसित थे। और विश्व के इतिहास में हमने विकास का एक मापदंड तय किया था। और आदिकाल से ही हम राष्ट्र अवधारणा से परिचित रहे हैं। इसीलिए हम अपने भूमि को पूजते हैं, अपने संस्कृति को पूजते हैं, अपनी मातृ संस्थाओं को पूजते हैं। दोस्तों, भारतीय या हिंदू समाज, विराट समाज दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। इसीलिए इस महत्वपूर्ण व्याख्यान का महत्व बढ़ जाता है। एक और नाम आपको बताते हैं, विवेकानंद, जो युवा सम्राट, युवाओं का हृदय सम्राट रहे हैं। युवा उनसे प्रेरित होते हैं। विवेकानंद ने राष्ट्र के दीनहीन तथा दुखी समाज का राष्ट्र का आधार माना था। उन्होंने कहा था कि जो अज्ञानित तथा दीन जन हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए हमें हमेशा गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। और आप जब हम आज से चर्चा करेंगे आगे, तो अब दिखाएंगे कि कैसे महाकुंभ में इस दीनहीन लोगों को हम गौरवान्वित करके भारत की छवि को पेश करते हैं। इसीलिए उन्होंने दरिद्र को नारायण मानकर उनकी उपासना करने की बात कही थी। आज वर्तमान में सरकार के जो मुखिया हैं, बहुत सारे प्रदेशों के जो मुखिया हैं, उन दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं। पिछले विगत वर्षों में उस दरिद्र नारायण के चरण को धोकर प्रधानमंत्री ने पिया था। हमने देखा था, दुनिया ने देखा था। और इसीलिए कुंभ के रेलिवेंस को हम बता रहे हैं कि इसी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने, जो हमारे आदि पुरुष हैं, उन्होंने कहा था कि जैसे सन्यासी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, विवेकानंद के शब्द हैं, जैसे सन्यासी स्वेच्छा दरिद्र वर्ण करता है, अपने मन से वो दरिद्र अपने को घोषित करता है और वह पूज्य बन जाता है। आप कुंभ में आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे साधु संत दिखने में दारिद्र्य हैं, लेकिन वो अंदर से आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। उनकी संपत्ति आध्यात्मिक शक्ति है। और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां न केवल गरीबी का मतलब अपराध नहीं लगाया जाता है, बल्कि उसे बहुत बड़ा ऊंचा आसन दिया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और ये भी कहा था कि जहां निर्धन सन्यासी के वेश को ही सबसे ऊंचा स्थान मिलता है, कुंभ उसी का दर्शन है साथियों। जहां हम स्वेच्छा से अपने आप को दारिद्र्य के रूप में दरिद्र नारायण बन के आध्यात्म के शक्ति से ओतप्रोत को विश्व को दर्शन देते हैं, विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। साथियों, इसी प्रकार राष्ट्रवाद और धर्म के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इस भारत में मनुष्य का सारा उद्यम धर्म ही है, धर्म के लिए ही है। इसीलिए महाकुंभ का आज वर्तमान में भी बहुत महात्म है। धर्म लाभ ही भारतीयों के जीवन का एकमात्र कार्य है। स्वामी विवेकानंद, धर्म के आश्रय में सभी स्वाधीन रहते हैं। स्वाधीनता अंतर्मुखी है, स्वभाव में होना चाहिए, झलकना चाहिए। इसलिए धर्म के आश्रय में हम स्वतंत्र महसूस करते हैं। और भारत के राष्ट्र जीवन में धर्म प्रमुख प्रवाह है। यह धर्म न तो मतों में है, न पंथों में, बल्कि आत्म साक्षात्कार में है। इतनी बड़ी बात भारत के मुख से निकलता है, भारतीयों के मुख से निकलता है, और कुंभ उसका साक्षात्कार कराता है। साथियों, पूरे के पूरे जब हम बातों को चर्चा करते हैं, तो हम आपसे इस बात को बताने में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जो महाकुंभ होने जा रहा है, कुछ हजार एकड़ में
30 से 40 करोड़ का आस्थावान लोगों का समायोजन होगा। 30 से 40 करोड़ यानी दुनिया के बहुत सारे देशों का समावेशन। आबादी की दृष्टि से आप इसका आकलन लगा सकते हैं। और एक विशाल युवा आबादी हमारे देश में है और लगभग 140 करोड़ लोग, जिसमें अधिकांश युवा हैं। ये इस बात का दिखाता है कि इस युवा देश में भी कुंभ का महात्म कितना बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें इनोवेशन है, इसमें नव प्रवर्तन है, इसमें इकोनॉमिक्स है, इसमें समाज है। बहुत बड़ा श्रम इस युवाओं का हमारे बल प्रदान करता है और ये एक बहुत बड़ा उपभोक्ता का बाजार भी है। तो क्या इस महाकुंभ में अर्थव्यवस्था झलकता है? क्या इस महाकुंभ में उपभोक्ता झलकता है? क्या इस महाकुंभ में कोई उत्पादन के तत्व झलकते हैं? क्या इस महाकुंभ में व्यापार के कुछ प्रविष्टियां होती हैं? ये बातें हमको जानना चाहिए। हमारे देश में तेजी से बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग भी है और भारत में मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है। यह देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और यही मध्यम वर्ग महाकुंभ की शान बनते हैं। वो खर्च करते हैं, वो वितरण करते हैं, वो अर्थव्यवस्था का एक तरह से वेरिएबल हो जाते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें इस पूरे तथ्यों के बारे में, तो एक बहुत मजबूत तकनीक आधार भी भारत में है। इस महाकुंभ में उस तकनीक के आधार का दर्शन होगा जो नवाचार और विकास के लिए एक बहुत अनुकूल वातावरण पैदा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी भी चुनौतियां बहुत है हमारे सामने, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ गरीबी है। बहुत सारे लोग अभी भी गरीब है। हालांकि हम लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन समस्या है गरीबी की। और क्या महाकुंभ उस गरीबी या गरीबी की समस्याओं को एड्रेस करता है, उसका निदान करता है? ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। असमानता है, जात पात है, धर्मपंथ है, तो इस समस्या का भी निदान क्या हम महाकुंभ से निकाल सकते हैं? जी हाँ साथियों, निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं महाकुंभ में जो विशाल अपार जन समुद्र उमड़ता है, 30 से 40 करोड़ एक ही स्थान पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने के लिए होड़, और उसमें सारे लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, आस्था यानी फेथ। साथियों, आस्था मनुष्य के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है। भारत जैसे देश में वो और अभिन्न अंग है और मनुष्य अनुभव एवं तर्क बुद्धि द्वारा जिन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है, जो तथाकथित आज का नॉलेज सिस्टम है, उसके प्रति वो कोई प्रतिबद्धता नहीं रखता है। वो व्यवहारिक ज्ञानी होता है। आस्थावान व्यक्ति से अगर आप तर्क करेंगे तो उसको वो कुतर्क समझेगा, क्योंकि आस्था एक ऐसा वेरिएबल है जिसका प्रतिबल महाकुंभ है। साथियों, अपनी जानकारी के विरुद्ध विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त होने पर उसमें संशोधन करना या उसे छोड़ देने के लिए वह सदैव तैयार रहता है। आस्थावान व्यक्ति ऐसा करते हुए उसे मानसिक कष्ट नहीं होता है। यानी हम सैक्रिफाइस वाले लोग हैं, हम चीजों को समझते हैं, हम व्यवहारिक हैं, हम समायोजित करते हैं, हम समरसता पर विश्वास करते हैं। परंतु अपनी आस्था के संबंध में मनुष्य की स्थिति यानी भारतवासियों की स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है। वह कभी भी तटस्थ नहीं हो सकता। वो धर्म के प्रति उसका आस्था प्रबल है और उसके संबंध में अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं भारतीय। कुंभ में आप दर्शन करेंगे जब अगले 1.5 महीने में, जनवरी से फरवरी के बीच में, तो यदि कोई उसकी आस्था का खंडन करने का प्रयास करता है तो इसे वह स्वयं
अपने व्यक्तित्व पर आक्रमण मानकर इसका तीव्र विरोध भी करता है। इसीलिए भारत से कोई टकराता नहीं है। हम औपनिवेशिक काल में गुलाम बने, मुगलों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, लेकिन हमारी आस्था नहीं ढिकी। हमारे रामचरितमानस का गुटका सबको एकजुट किया रहा, हमारा धर्म सबको एकजुट किया रहा, हमारी संस्कृति, हमारा परिवार, हमारा कृषक समाज सबको एक किया रहा, और हम उससे जूझ कर निकले, निखर कर निकले, और आज भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। उसका देन अगर है तो ये सांस्कृतिक अर्थशास्त्र इसको कह सकते हैं। महाकुंभ उसका एक बहुत बड़ा इवेंट है। जी हाँ साथियों, आज महाकुंभ के बहाने हम आपको सांस्कृतिक अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहते हैं। अगर उसके अर्थ और स्वरूप को समझा जाए तो व्यापक है। दुनिया इसको माने न माने, लेकिन भारत इसको मानता है, और दुनिया की चिंता किए बगैर भारत अपने सांस्कृतिक पक्ष को छोड़े बगैर अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलना चाहता है। जी हाँ, सांस्कृतिक अर्थशास्त्र को अगर समझना है तो आज का इकोनॉमिक्स वो नहीं है, क्योंकि हमारा जो विचार है, जो भारत का विचार है, वो पुरुषार्थ चातुष्टयपन की संकल्पना है। यानी पुरुषार्थ चातुष्ट, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें से एक पुरुषार्थ अर्थ है। यानी हमारे लिए इकोनॉमिक्स एक पुरुषार्थ है, जो धर्म अर्थ और काम के चक्र में जूझते हुए लोगों के जीवन को आगे बढ़ाता है। और उस अर्थ पुरुषार्थ के प्रकाश में अर्थशास्त्र का विचार करने पर अर्थ और अर्थ का स्वरूप, अर्थ की व्याप्ति तथा अर्थ की परिभाषा ही बदल जाती हैं। हमारे लिए अर्थ कमोडिटी का हिस्सा नहीं है, हमारे लिए अर्थ एक भाव है। इसलिए हम पुरुषार्थ चतुष्ट की परिकल्पना में इस अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं, जिसका महाकुंभ एक बहुत बड़ा उदाहरण है साथियों। तभी तो भारतीय मानस के अनुसार व्यवहार होगा, और व्यवहार को सुगम बनाने के लिए साथियों जो बनी व्यवस्थाएं हैं उसका जनमानस में समरसता होगा। तब अर्थशास्त्र आज का इकोनॉमिक्स न रहकर सही अर्थ में सांस्कृतिक अर्थशास्त्र बनेगा, और तभी भारत समृद्ध होगा, और समृद्ध भारत से विश्व का कल्याण होगा। ये महाकुंभ के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं, और इसके लिए मैं यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि साथियों, धर्म की सच्चाई क्या है? धर्म जो है आचरण व्यवहार को दिखाता है, और हमारे वेदों में, पुराणों में, साहित्यों में लिखा है कि धर्म एक सच्चाई है। तब अर्थ आता है। यानी धर्म के पेरिफेरी में हम अर्थ का अर्जन करेंगे, अर्थव्यवस्था का संचालन करेंगे, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ माध्यम होना चाहिए। दुनिया ने उसको माध्यम नहीं माना, इसलिए दुनिया बिखर रही है। हमने माध्यम माना, हम जुड़ रहे हैं। धन एक माध्यम होता है साथियों। तब इच्छाएं आती हैं। धन होगा तो हमारी इच्छा होगी। महाकुंभ में आने की इच्छा तभी प्रबल होगी जब थोड़े बहुत धन हमारे पास होगा, हम उस जाने योग्य होंगे, दान योग्य होंगे, ठहरने योग्य होंगे, खर्च करने योग्य होंगे, तभी हम कुछ ना कुछ खर्च कर पाएंगे। इसलिए धन एक माध्यम है, तब इच्छाएं आती हैं। फिर मोक्ष आता है, जिसकी परिकल्पना भारत में बहुत विशाल है। बनारस में तो हम लोग मोक्ष की नगरी कहते ही हैं। मोक्ष मतलब सैचुरेट हो जाना, आनंदित हो जाना। जीवन और मौत वाला मोक्ष नहीं है। जीवन में रहते आप अपार समृद्धि को भोगते हुए संतुष्ट होंगे तो मोक्ष होता है। और इसका अर्थ है धार्मिकता समृद्धि पर हम निर्भर होते हैं। यदि सभी समृद्ध होंगे, यानी सभी भारतवासी समृद्ध हो जाएंगे, तो शायद कोई चोरी नहीं करेगा, कोई अपराध नहीं करेगा। इसलिए धर्म का आधार समृद्धि है। हम अपने यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार, व्याप्त अपराध को दूर करने के लिए हमेशा समृद्धि का रास्ता चुनते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था सबके पास पहुंचने की व्यवस्था करता है, और धन का आधार राष्ट्र है।
इसलिए इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में हर लोग समाहित हो जाते हैं। धन महत्वपूर्ण है, कुंभ के दृष्टि से भी बताना चाहते हैं, परंतु वो एक केवल साधन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। वही सब कुछ नहीं है, उसको खुशी से नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत ज्यादा गौर करेंगे, जब महाकुंभ आएगा और हम आपको महाकुंभ का दर्शन कराएंगे, साक्षात दर्शन आप भारत में आके जो जहां भी एक करेगा प्रयागराज में, तो आप देखेंगे कि गरीब से गरीब लोग खुश नजर आते हैं, संत महात्मा आनंदित होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रवचन करते हैं, सुनते हैं। आप गरीब के पोटली में कभी भी कोई कमी नहीं देखेंगे। गरीब खुश रहता है, भारत की गरीब। और इसीलिए धन ही सुख का कारण है, ये कहना अनर्थक होगा साथियों। और अगर कौटिल्य की हम बात करते हैं, कौटिल्य के शब्दों की अगर हम बात करते हैं, तो कौटिल्य ने क्या कहा? मनुष्याणाम वृत्तिरः मनुष्यवती भूमृत्य तस्या पृथ्व्या लाभ पालनोपाय शास्त्रमत शस्त्र मिति। यानी मनुष्यों की आजीविका वह भूमि है जो मनुष्य को धारण करती है, इस पृथ्वी से लाभ और उसके पालन का उपाय करती है, वही अर्थशास्त्र है। यह कौटिल्य ने कहा था अपने अर्थशास्त्र में। इसीलिए महाकुंभ में जो लोग आते हैं उनके लिए अर्थशास्त्र उनकी व्यवहार है, उनकी आजीविका है और ईमानदारी पूर्वक जीने की प्रबल इच्छा है। इसीलिए वो धर्म के पेरिफेरी में जुटकर इस महाकुंभ में साक्षी बनने आते हैं। और इसी कौटिल्य का वाक्य बताता है कि पृथ्वी मनुष्यों के जीवन यापन का आधार है और पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों का प्रबंधन तथा उसकी सुरक्षा और उपभोग के उपाय अर्थशास्त्र के माध्यम से ही होते हैं। और साथियों, कौटिल्य ने भी धर्म पर अर्थ की प्रधानता को दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि कौटिल्य ने माना कि बिना अर्थ के धर्म का संचालन नहीं होगा, कुंभ का संचालन नहीं होगा, इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था का संचालन नहीं होगा। इसलिए अर्थ की प्रधानता धर्म के आधार पर कौटिल्य ने प्रतिस्थापित किया था। इसलिए उन्होंने क्या कहा था? सुखस्य मूलम धर्म, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम। यानी सुख का मूल धर्म है, धन नहीं, और धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल ही राज्य है। कितनी बड़ी व्यवस्था देकर कौटिल्य इस देश में गए हैं। उस व्यवस्था के आधार पर हम आज भी 21वीं शताब्दी में दुनिया हमें आश्चर्यचकित रूप से देखती है। हम महाकुंभ का बड़ा आयोजन करते हैं और सफलतापूर्वक करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं, बिना किसी आलोचनात्मक व्याख्या के करते हैं। इसीलिए साथियों, कौटिल्य ने धर्म पर अर्थ की प्रधानता स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि संसार में धन ही ऐसी वस्तु है और धर्म तथा काम धन के अधीन होता है। यानी अर्थव्यवस्था का भी महत्व। इसलिए कुंभ के जो हम बात करते हैं तो केवल प्रवचन, केवल धर्म, केवल संस्कृति के बारे में न बात करें, बल्कि अर्थव्यवस्था के आधार के बारे में बात करें, क्योंकि उसमें भी उत्पादन, व्यवसाय और अर्थार्जन सम्मिलित होता है। आप जानते हैं कि वस्तुओं के उत्पादन हेतु अनेक व्यवसाय होते हैं। उत्पादन के साथ मनुष्यों का गहरा संबंध है, अतः प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन में सहभाग होना आवश्यक है। साथियों, इसीलिए समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादन का निर्धारण व नियमन करना चाहिए। इसीलिए हम कुंभ में देखें कि वितरण कैसे हो रहा है, उत्पादन का कौन हिस्सा कुंभ में पहुंच रहा है, कैसे हम उपभोग पकवा रहे हैं और कैसे हम कल्याण की कामना कर रहे हैं। इस बिंदुओं पर विचार करना होगा कि उत्पादन में प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता है कि नहीं। कुंभ में उत्पादन में प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता का दर्शन होता है साथियों। दूसरा, उत्पादन में सहभागिता हेतु व्यक्ति स्वयं क्षमतावान है कि नहीं। आप देखेंगे, ये सूत्र मैं बता रहा हूं आपको
कि अगर उत्पादन में सहभागिता में हम एक इंडिविजुअल के रूप में स्किल्ड नहीं हैं, रोजगार नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हम कुंभ में जा नहीं पाएंगे। इसलिए उत्पादन में सहभागिता हेतु व्यक्ति स्वयं क्षमतावान होना ही चाहिए। कुंभ में दिखता है कि हर व्यक्ति सहभागी है, कुछ ना कुछ खर्च कर रहा है, कुछ ना कुछ ला रहा है, और कहीं ना कहीं उत्पादन का हिस्सा में समायोजित कर रहा है अपने आप को। तीसरा, व्यक्ति को उत्पादन में सहभागी होने के लिए क्षमतावान बनाने की समाज द्वारा व्यवस्था होनी चाहिए। यानी सरकार समाज मिलकर व्यक्ति को स्किल्ड करे, उसको योग्य बनाए, उसको कुंभ में जाने के योग्य बनाए। जिसकी इच्छा प्रबल है उसको योग्यता भी चाहिए, और तभी वो कुंभ में उस योग्यता के बल पर कुछ धन लेकर, कुछ खर्च करने की चाह लेकर कुंभ में पहुंचता है। आप इसका दर्शन करेंगे। ये इकोनॉमिक्स का वस्तु मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और अंत में क्या है जो होना चाहिए? उत्पादन में सहभागी होने के फलस्वरूप उसे कम से कम उतना धन तो प्राप्त होना ही चाहिए जितना उसके योगक्षेम के लिए आवश्यक है। यानी मिनिमम सब्सटेंशन लेवल होना चाहिए। आप बगैर कुछ लिए कुंभ में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कुंभ में दान का भी महत्व है, कुंभ में जीविकापार्जन के भी महत्व है, कुंभ में रहने की व्यवस्था है। लेकिन आपको कुछ ना कुछ खर्च करके अपने योगक्षेम के बारे में सोचना होगा। ये चार चीज कुंभ के दृष्टि से इकोनॉमिक्स के बिंदु हैं, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं साथियों। और क्यों महत्वपूर्ण है कुंभ? हम महाकुंभ की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये अनादिकाल से भारत का एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि विरासत है। और विरासत के मंच में अगर हम कुंभ के बारे में न बात करें तो क्या बात करें? क्यों? क्योंकि चतुरः कुंभाश्चतुर्था ददामि, पूर्णः कुंभोदिकाल आहिस्तस्थम, देवानाम द्वादशो विमृत्वम द्वादशस्वरम जायन्ते कुंभ प्रमाणी तथा द्वादश संख्या। चार कुंभ होते हैं, चार काल होते हैं, और सूर्य, चंद्र और बृहस्पति देवासुर असुर संग्राम के समय अमृत कुंभ की रक्षा करते रहे। आप जानते हैं कि कुंभ की स्टोरी यहाँ इस मंच से हम नहीं बताने आए हैं, हम उसको अर्थशास्त्र से जोड़ने आ रहे हैं। लेकिन सुर और असुर में जो युद्ध होता है वो समृद्धि को लेकर होता है, उस अमृत कलश को लेकर होता है। और जब इस तरह का संयोग बनता है तो कुंभ होता है। और कहा जाता है कि हर 12 साल पर महाकुंभ होता है और हर 6 साल पर अर्ध कुंभ होता है। इसीलिए ये सारे के सारे चीज हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और प्रयागराज में जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, वो पवित्र संगम होता है, अद्भुत संगम होता है। वहाँ पर इस प्रकार का महाकुंभ होता है। और इस वर्ष प्रयागराज में 12 वर्ष पश्चात एक बड़े महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और अगर आधुनिक काल में इसका दृष्टिकोण, इसके दृष्टिकोण के रूप में हम प्रकाशित करें तो साथियों, आज का युग आर्थिक युग कहलाता है। जीवन का केंद्र बिंदु अर्थ बन गया है और यह मान्यता स्थापित हो चुकी है कि अर्थ ही जीवन का आधार है। इसीलिए मुझे आना आवश्यक था आज कि कुंभ के वक्त में अर्थ ही जीवन का आधार है, यह बेईमानी है। एक दर्शन हमने कोरोना काल में कराया, जो सब भ्रांतियां मिटी दुनिया की कि अर्थ ही जीवन का आधार नहीं है। सहयोग, सदाचार, व्यवहार, ग्रामीण विकास, परिवार आधार है, जो भारत ने दुनिया को दर्शन दिया। परंतु भारत के परिप्रेक्ष्य में कि अर्थ ही आधार है, यह बिल्कुल अनुपयुक्त है साथियों। हमारे देश में सदियों से जीवन का केंद्र धर्म रहा है। अर्थ उसके पश्चात है। धर्म जो जीवन के व्यवहार और उद्देश्यों को संतुलित करता है, भारतीय सांस्कृतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में यह एक मूल तत्व है। इसलिए नई इकोनॉमी गढ़नी होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था जड़ना होगा, भारत का एक अलग आर्थिक मॉडल को गढ़ना होगा, सबको मिलकर गढ़ना होगा। और कुंभ मेला जो भारतीय सांस्कृतिक
और आध्यात्मिक विरासत का एक प्रतीक है, इस संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमने स्वयं कई कुंभों का अवलोकन किया, धर्म के आधार पर, अध्यात्म के आधार पर स्नान करके, ऑब्जर्वेशन करके, सर्वे करके, और हमने कहा सच है ये कि हमारा आध्यात्मिक विरासत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है कुंभ है। दुनिया इसको समझती है, दुनिया इसको सराहती है, इसीलिए हमें भी आज आकर अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर इसे सराहना होगा। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है साथियों, इस भ्रम में नहीं पड़ना है। एक अर्थशास्त्री आपके सामने बोल रहा है और अर्थशास्त्र के दृष्टि से इसको जोड़ रहा है। यह भारतीय समाज का सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक मूल्यों का जीवंत प्रतिनिधित्व करता है। कोई कुंभ को धर्म कह दे, इससे बात नहीं बनने वाली है। धर्म तो है, लेकिन पुरुषार्थ का दर्शन होता है, भारत के आर्थिक विकास का दर्शन होता है, भारत के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का दर्शन होता है, और भारत के गौरवान्वित विरासत का दर्शन होता है। हमने बार बार कहा कि पुरुषार्थ चतुष्टय का दर्शन कुंभ में होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इसकी संरचना हम आपको समझाते हैं 2 मिनट में, फिर हम कुछ आर्थिक विश्लेषण करके इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। आप देखेंगे कुंभ में, आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आस्था, धर्म एक आधारशिला है इसका, आप देख सकते हैं। करोड़ों लोग धार्मिक अनुष्ठानों, संगम पर स्नान, महास्नान और संतों के सत्संग में भाग लेकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते। ये पुरुषार्थ चतुष्टार्थ का धर्म है। दूसरा, अर्थ क्या है इसमें, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है। कुंभ मेले में साथियों आर्थिक प्रभाव उसका विशाल है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का एनालिसिस हो सकता है, हम लोग करते भी हैं, कर भी रहे हैं। स्थानीय व्यापार, रोजगार और सांस्कृतिक उद्योगों को इससे बहुत बड़ी गति मिलती है, खास करके टूरिज्म क्षेत्रों में, और बहुत छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर और कॉटेज इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा उत्थान मिलता है। यह कुंभ में पुरुषार्थ चातुष्ट का दूसरा अर्थ है। तीसरा, काम, प्लेजर। कुंभ मेले में श्रद्धालु अपनी आस्था और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आते हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। वो आनंद के लिए भी आते हैं, प्लेजर के लिए भी आते हैं। इसलिए तीसरा पुरुषार्थ का चतुष्ट काम भी यहाँ झलकता है। और अंत में मोक्ष, जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कुंभ मेला अंतिम मोक्ष प्राप्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है, जहाँ व्यक्ति आत्मिक शुद्धि के लिए आता है। हमने कहा ना, काशी में है, बनारस में है, काशी में आत्मिक शांति सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, अर्थ नहीं। इसीलिए इच्छाएं और आवश्यकताएं, ये दोनों जो इकोनॉमिक्स के टर्म हैं, नेसेसिटीज एंड वांट, वो कुंभ से सीख मिलता है, हमें परिभाषित करता है अर्थव्यवस्था को। और भारतीय दर्शन में इच्छाओं और आवश्यकताओं का स्पष्ट विभाजन है। हम लोग प्रोफेसर जेके मेहता का वांटलेसनेस इकोनॉमी पढ़ते, वो इसी पर आधारित था। क्रमशः अपनी इच्छाओं को सीमित करना और सेटिस्फाइड हो जाना, ये भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन में अर्थशास्त्र पिरोया जा सकता है, क्योंकि आवश्यकताएं क्या हैं, जो शरीर और जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जैसे भोजन, वस्त्र और आश्रय। ये तो साधु संतों को भी, और चाहे बहुत बड़े उद्योगपति, उनके लिए बराबर है। ये आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताएं। और इच्छाएं क्या है, जिसका कोई अंत नहीं है, विलासिता, संग्रह और भोग की वस्तुएं, जो मन की उपज है। हम गरीब, अपने आप को गरीब तब भी मानेंगे जब हम बहुत बड़े प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो भी अपने आप को गरीब माने, क्योंकि मन की उपज हम और चाहेंगे। और कुंभ मेले में इस संतुलन को समझने का एक माध्यम है। और यहां पर हम प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय कौशल को जोड़ते हैं। इसलिए साथियों, इस कुंभ में लगभग
पिछले कुंभ के से अधिक 30 से 40 करोड़ लोगों के आने की एक संभावना बन रही है। और 6 चीज हम बता के बात को समाप्त करेंगे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, कि जो 6 चीज हम इस महाकुंभ में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी, आस्था और आध्यात्मिकता, गवर्नेंस, सुशासन, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, तकनीक का समन्वय, कल्चरल एक्सचेंज, संस्कृति का आदान प्रदान, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, पर्यावरण पर प्रभाव, सोशियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स, जो सामाजिक और राजनीतिक डायनेमिक्स है उस पर, और अंत में ग्लोबल आउटरीच एज ए सॉफ्ट पावर, दुनिया में हम भारत की छवि को कैसे पहुंचा सकते हैं, इस पर हम बात कर सकते हैं। इसीलिए साथियों, इन सारे के सारे चीज़ों को आप देखेंगे तो इस कुंभ में टूरिज्म का रेवेन्यू बहुत बढ़ने जा रहा है, लोकल बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। एक आकलन के अनुसार हमने अर्थव्यवस्था की दृष्टि से करनी चाहिए तो हमने देखा कि 2019 में 15 करोड़ लगभग विजिटर्स आए थे, जिसमें 1.2 लाख करोड़ का इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ था। और 2025 में हम लोगों ने आकलन किया है कि लगभग 25 से 30 करोड़ आते हैं, और अगर उसका 2000 से 2500 प्रति पर्सन खर्च करता है तो सीधे सीधे डायरेक्ट जो बेनिफिट होगा वो लगभग 62,000 करोड़ से लेकर 70,000 करोड़ तक। और जो रोजगार का अवसर होगा वो टेम्परेरी जॉब जैसे सिक्योरिटी पर्सनल, सैनिटेशन वर्कर्स, वॉलंटियर वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इसका एक टेम्परेरी जॉब्स क्रिएट होगा लाखों में, और परमानेंट जॉब्स भी होगा जैसे कि टूरिज्म का विकास, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का विकास, ट्रांसपोर्ट और लोकल बिजनेस का विकास। तो ये पूरे के पूरे अगर एक लोकल बिजनेस के मामले में देखा जाए तो कुंभ से लोकल बिजनेस बूस्ट होता है, और 5,000 से 6,000 करोड़ रुपया खर्च इस 2025 में होने जा रहा है। तो एक रिपल इफेक्ट जो होता है, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, अगर हम लोग माने जो कि 4 गुना होगा, तो आने वाले समय में इस प्रदेश सरकार को मात्र 20 से 24,000 करोड़ का फायदा होने जा रहा है। इसलिए साथियों, इस महाकुंभ से एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड, रोजगार और जीविका के साधन बढ़ने जा रहे हैं, रूरल टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, और अगर 2,000 से 2,500 भी खर्च लोग करेंगे तो डायरेक्ट हम लगभग 60 से 70,000 करोड़ का बेनिफिट हमको होने जा रहा है। और साथ ही साथ रिपल इफेक्ट और ओवरऑल इकोनॉमी का अगर आकलन किया जाए तो लगभग 1.5 लाख करोड़ इकोनॉमी बूस्ट होने जा रहा है भारत का। ये कुंभ का इकोनॉमिक्स है, ये हमारा सांस्कृतिक अर्थशास्त्र है, जिसमें कि हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्ट क्राउड मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन, डिजिटल इंडिया का दर्शन करा रहे हैं, मोबाइल क्लिक्स के सारे स्वास्थ्य को एड्रेस कर रहे हैं, और सिक्योरिटी के रूप में पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत कितना बड़ा एक ऐसा देश है जो अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे देश और दुनिया के आधी आबादी को एक साथ 1.5 महीने में एक अलग शहर बना के, एक अलग देश बना के कैसे मैनेज करता है। ये कुंभ का महात्म है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कुंभ को धर्म के चश्मे से नहीं, अर्थ के चश्मे से आंकिए। कुंभ को हमारा सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखिए, कुंभ को भारत का आर्थिक मॉडल के रूप में देखिए, और कुंभ को एक तरह से ऐसा व्यवहारिक पक्ष में देखिए जिसमें स्थानीय व्यापार, छोटे और लघु उद्यमी, वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट, हस्तशिल्प का बाजार, लाइवलीहुड और दान के माध्यम से गरीबी का मुक्त होना, ये कुंभ का बहुत बड़ा दर्शन है। इसीलिए आज का यह आपसे परिचर्चा हमने भारत के सांस्कृतिक आधार को आर्थिक पक्ष से जोड़ने का कोशिश किया। भविष्य में फिर हम आपसे मिलते रहेंगे कुछ इसी तरह के मुद्दों से। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और महाकुंभ के आयोजन की साक्षी बनिए।